नमस्कार। आज हम अपने नए टॉपिक को लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले हमने विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है उस पर हमने चर्चा की थी और हमने ये भी जानने का प्रयास किया था कि विश्व में जनसंख्या का वितरण एक प्रकार से असमान है। विश्व के लगभग 90% जनसंख्या विश्व के केवल और केवल 10% भूभाग पर अवस्थित है और जबकि विश्व के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो या तो जहां जनसंख्या कम है या जो क्षेत्र जनसंख्या विहीन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि वे कौन कौन से भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसको हम सामान्य तो 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण और तीसरा सामाजिक एवं राजनीतिक कारण। अन्य कारण भी हो सकते हैं, परंतु जो मुख्यतः जो कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं वो 3 कारक है। सबसे पहले है भौगोलिक कारक। किसी क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है महत्वपूर्ण कारक जलवायु। जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। यदि हम जलवायु के विषय में देखें तो विश्व के वे क्षेत्र घनी आबादी के क्षेत्र है जहां पर जलवायु अधिक है, यानी हम कह सकते हैं कि वे क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर घनी बसे हुए हैं। जो क्षेत्र जलवायु के आधार पर मनुष्य को अधिक अच्छी जलवायु उपलब्ध कराते हैं। यदि मैं बात करूं विश्व के लगभग 60% जनसंख्या विश्व के मात्र 10 देशों में अवस्थित है। तो यहां पर हम देखते हैं जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र हो गया, उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र हो गया और उत्तर पूर्वी अमेरिका का क्षेत्र हो गया। ये क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यदि हम जलवायु की तरफ देखें तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानव के लिए अधिक उपयोगी है, यानी कि मानव उन क्षेत्रों में अधिक फल फूल सकता है, इसलिए वहां पर जनसंख्या का बसाव अधिक है। इसके विपरीत जो क्षेत्र जलवायु के आधार पर विकट या कठिन है या मानव के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वो क्षेत्र धीरे धीरे जनसंख्या विहीन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यदि ऐसे क्षेत्रों की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, आपको पता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है तो वहां साल भर गर्म होता है। साल भर गर्म होने के साथ साथ वहां पर लगभग 80% आर्द्रता भी पाई जाती है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी आर्द्रता वाली जगहों पर कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। मलेरिया वहां पर हो सकता है, पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां वहां पर हो सकता है, प्लेग जैसी गंभीर बीमारियां जो चूहों के कारण होती है वो भी उस क्षेत्र में हो सकते हैं, अन्य कई कारण वहां पर हो सकते हैं। ठीक, तो एक तो जनसंख्या के जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या विरल क्षेत्र है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र आप गर्म मरुस्थल या शीत मरुस्थलों की बात करें तो गर्म मरुस्थलों के अंतर्गत आप देखेंगे कि जैसे सहारा का क्षेत्र हो गया, जैसे भारत का पूर्वोत्तर का जो पश्चिमी थार का जो क्षेत्र हो गया वो क्षेत्र हो गया। पूर्वी थार में तो जनसंख्या है, परंतु जो पश्चिमी थार का जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या विहीन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं गर्म मरुस्थलों में जैसे कालाहारी मरुस्थल का जो क्षेत्र है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके साथ साथ विश्व के कई ठंडे प्रदेश है जो जनसंख्या विहीन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तर में ग्रीनलैंड का क्षेत्र हो गया, आप देखेंगे कनाडा का उत्तरवर्ती भाग हो गया, ये या आप देखेंगे दक्षिण में अंटार्कटिका का पूरा क्षेत्र लगभग जनसंख्या विहीन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। साथ ही आप देखेंगे साइबेरिया वाले क्षेत्र में भी जनसंख्या कम है। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम इसलिए है कि वहां जलवायु बहुत अच्छी नहीं है। किन्हीं क्षेत्रों में तो जलवायु बहुत ठंडी है और किन क्षेत्रों में जलवायु बहुत गर्म है। मानव के लिए समशीतोष्ण या सम जलवायु वाले क्षेत्र ही अच्छे हैं। जैसे आप देखेंगे भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र, भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय का जो क्षेत्र है वो हमेशा से सघन जनसंख्या का क्षेत्र रहा है। क्लियर?
अब आप समझ गए होंगे कि भौगोलिक कारणों के अंतर्गत जलवायु किस प्रकार से मानव को प्रभावित करती है, और जब मानव को प्रभावित करेगी तो सीधे सीधे जनसंख्या को भी प्रभावित करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण इसमें, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है मिट्टी। मिट्टी भी जनसंख्या के वितरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। उन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है जिन क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरकता शक्ति अधिक होती है। यदि मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में आप देखेंगे जैसे यांगटी सिकियांग का क्षेत्र हो गया या हांगो नदी का क्षेत्र हो गया चीन के, उन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन बसी हुई है। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में आप देखेंगे गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र का जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति है, गंगा यमुना का जो दोआबी क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो मैदान है, वहां पर मिट्टी की उर्वरता शक्ति अधिक है, तो इसलिए वहां पर कृषि कार्य अधिक हो रहे हैं। जब कृषि कार्य अधिक हो रहे हैं तो लोगों का जमाव उन क्षेत्रों की ओर अधिक हो रहा है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मिट्टी भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि मैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की बात करूं, सर्वाधिक वर्षा होती है, प्रत्येक दिन लगभग 4 बजे के बाद वहां पर वर्षा होती है। ज्यादा वर्षा होने के कारण वहां की मिट्टी निक्षालित हो जाती है। निक्षालित से मेरा तात्पर्य है कि मिट्टी में पाए जाने वाले जो आवश्यक तत्व है वो तत्व घुल कर नीचे चले जाते हैं और ऊपर की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में वहां पर कृषि करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए वो क्षेत्र जनसंख्या विहीन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज, आप मरुस्थलीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में गिने चुने फसलों को ही आप उगा सकते हैं, अन्यथा वो क्षेत्र भी उर्वरकता की दृष्टि से निम्न कोटि के। क्लियर? एक तो जलवायु, दूसरी मिट्टी, तीसरी हम देखेंगे उच्चावच। उच्चावच, भूमि का उच्चावच। हम देखते हैं कि अधिकतर जनसंख्या जो है मैदानी क्षेत्रों में रहती है, और अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र या तो वहां जनसंख्या नहीं है, कम है, यदि जनसंख्या है तो धीरे धीरे वहां की जनसंख्या में कमी आने लगी है। उसका महत्वपूर्ण कारण कि जो उच्चावच है, उच्चावच भी एक स्तर पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यदि मैं भारत के राज्यों की बात करूं तो भारत में अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य पहाड़ी क्षेत्र देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या या तो कम हो रही है या पहले से जो जनसंख्या थी वो भी अब धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। यदि मैं गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्रों की बात करूं, मैदानी क्षेत्रों की बात करूं, तो वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलता है। यानी कि उच्चावच भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, उच्चावच आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ना तो यातायात की सुविधाएं बहुत अधिक अच्छी होती है और न ही इन क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य उन क्षेत्रों की ओर अग्रसर होता है जहां उसे यातायात की अच्छी सुविधाएं मिलती हो, भूमि की उर्वरता शक्ति अधिक अच्छी हो। तो ऐसी परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में जनसंख्या का विस्फोट होता है मैदानी क्षेत्रों में। तो एक तो महत्वपूर्ण कारण जलवायु, मिट्टी और उच्चावचक तीन भौगोलिक कारकों के अंतर्गत आते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी कई हद तक जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। यदि हम देखें आर्थिक कारकों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कारक है खनिज। आप देखेंगे जो क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से धनी है वो क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से भी धनी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यदि मैं भारत में बात करूं, हम देखते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या अधिक है। वो क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में खनिज संपदा अधिक अच्छी है। जब खनिज होगा तो उन क्षेत्रों में औद्योगिकरण का विकास होगा, औद्योगिकरण का विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से धनी क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगे। यदि हम खनिज संपदा की दृष्टि से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 2 क्षेत्र हो गए, कोला कार्गी और गालकुंडी वाला जो क्षेत्र हो गया, जो सोने की खानों के लिए फेमस है या बहुत अधिक है, वो क्षेत्र भी जनसंख्या की दृष्टि से धनी है। उसका महत्वपूर्ण कारण ही खनिज संपदा है। इसके साथ साथ हम आर्थिक कारकों के अंतर्गत हम देखते हैं कि नगरीकरण।
नगरीकरण भी एक प्रकार से जनसंख्या के वितरण को बहुत प्रभावित करता है। लोग गांवों से लगातार नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। क्यों प्रवास कर रहे हैं? क्योंकि नगरीकरण में नगरों में स्कूलिंग की सुविधाएं अच्छी है, चिकित्सा संबंधित गतिविधियां बहुत अच्छी है, यातायात की सुविधाएं बहुत अच्छी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि नगरों में ही रोजगार के साधन उपलब्ध मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में गांव खाली हो रहे हैं और नगरों की ओर जनसंख्या का बढ़ाव हो रहा है। एक प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो है प्रवास। प्रवास यानी कि उत्प्रवास। प्रवास के कारण ही गांव खाली हो रहे हैं और नगरों में जनसंख्या का बसाव अधिक हो रहा है। खनिज नगरीकरण, और तीसरा इसी में महत्वपूर्ण है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण भी एक प्रकार से जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक तक प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हुआ है उन क्षेत्रों की ओर लोगों का पलायन हुआ है। लोग रोजगार के खोज में उन क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, और जब उन्हें उन क्षेत्रों में रोजगार मिल रहा है तो वो लोग वहीं बस जा रहे हैं और जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही वे क्षेत्र बिल्कुल जनसंख्या विहीन क्षेत्रों के अंतर्गत कह सकते हैं हम, जहां औद्योगिकरण का विकास नहीं हुआ है। चाहे आप पहाड़ी राज्यों की बात करें या ऐसे क्षेत्र जो जिन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास अभी संभव नहीं हो पाया है, वो क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से नीचे जा रहे हैं। क्लियर? ठीक। तीसरे जो महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक एवं राजनीतिक कारण। सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों के अंतर्गत हम देखें तो जो क्षेत्र शांति के क्षेत्र है, जहां की सरकारें अपने नागरिकों के लिए कुछ अच्छा कर रही है, वो क्षेत्र जनसंख्या के लिए अधिक है। अगर हम नगर निगम नगर पालिकाओं की बात करें तो वो वहां पर जो स्थानीय निकाय है वो अपने नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक चीजों को ला रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोग उन क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगे हैं और जनसंख्या को आगे बढ़ाने लगे हैं। यदि किसी देश में युद्ध जैसी परिस्थितियां होती है या वो उस देश में राजनीतिक अस्थिरता रहती है, लगातार राजनीतिक पार्टियां बदलती रहती है, सरकार बदलती रहती है, तो ऐसी परिस्थितियों में वहां के नागरिकों के लिए भी असमंजस की स्थिति हो जाती है और वो क्षेत्र धीरे धीरे जनसंख्या के मामले में नीचे आने लगता है। इसके विपरीत हम बात करें कि जिन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता रहती है, सरकार अपने नागरिकों के लिए अधिक कर्तव्यों का पालन करती है, अपने नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक चीजों को लाती है, तो वो क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से धनी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक कारकों के अंतर्गत हम देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियां हैं, धार्मिक गतिविधियां हैं, वो क्षेत्र जनसंख्या के घनी बसे हुए हैं। जैसे हरिद्वार की हम बात करें तो उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। हरिद्वार क्यों? क्योंकि वहां पर एक प्रकार से धार्मिक गतिविधियां व्याप्त हैं। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में कई नगर है, जैसे प्रयाग हो गया, इलाहाबाद का जो क्षेत्र प्रयाग हो गया, आपका जो है द्वारिका वाला क्षेत्र हो गया। ये क्षेत्र घनी आबादी वाले क्षेत्र है, क्योंकि इन क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक कारकों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ये तो हमने जल्दी में इसके विषय में व्याख्या की, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है और वो अपलोड भी नहीं हो पा रहा है। तो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यमों से और भी आगे करेंगे, आपको पढ़ाएंगे चीज़ें। यहाँ से किसी को किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।